नमस्कार। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो पहली नज़र में भारत की भूगोल की एक सूखी तथ्यात्मक सूची जैसे लगते हैं। मतलब अक्षांश और देशांतर के कुछ अंक, राज्यों और नदियों की लंबी लिस्ट, पहाड़ों के नाम। लेकिन हमारा आज का मिशन कुछ और है। हम इन तथ्यों के ढेर में से एक जीती जागती तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये बेजान से लगने वाले आंकड़े और नाम मिलकर भारत की कहानी गढ़ते हैं। तो चलिए इस पहेली को जोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत को दुनिया के नक्शे पर उसकी सही जगह पर रखते हैं। स्रोत की शुरुआत होती है भारत की लोकेशन से। ये कहता है कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। ईमानदारी से कहूं तो ये नंबर दिमाग में कोई तस्वीर तो नहीं बनाते, ये बस कोऑर्डिनेट्स हैं। इन्हें हमारे लिए कोई मतलब कैसे दिया जाए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि भूगोल की शुरुआत अक्सर इन्हीं उबाऊ लगने वाले नंबरों से होती है। पर असल में ये भारत के चरित्र का, आप कह सकते हैं, डीएनए कोड है। सोचिए, 8 डिग्री उत्तर यानी भूमध्य रेखा से बस कुछ ही दूरी पर यहाँ कन्याकुमारी में आपको घनी उष्णकटिबंधीय हरियाली और नमी वाली गर्मी मिलेगी। अब 37 डिग्री उत्तर की कल्पना कीजिए, मतलब लद्दाख। बिल्कुल दूसरी दुनिया। हाँ बिल्कुल, वहाँ आपको बर्फीले रेगिस्तान और जमा देने वाली ठंड मिलेगी। ये सिर्फ 29 डिग्री अक्षांश का अंतर है, लेकिन इस दूरी में भारत लगभग हर तरह की जलवायु को समेट लेता है। तो ये नंबर सिर्फ लोकेशन नहीं बताते, ये भारत की विशाल जलवायु विविधता की कहानी की पहली पंक्ति है। और इन्हीं नंबरों के बीच से एक बहुत ही खास रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। स्रोत बताता है कि ये भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। क्या ये सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है या इसका जमीन पर भी कोई असर दिखता है? अरे, इसका जमीन पर बहुत गहरा असर है। ये सिर्फ एक काल्पनिक रेखा नहीं है, ये भारत की एक तरह की जलवायु रीढ़ है। इसके दक्षिण का जो हिस्सा है वो उष्णकटिबंधीय है, जहाँ साल भर तापमान ऊंचा रहता है। अच्छा। और मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं होता। इसी वजह से वहाँ मसाले, नारियल, कॉफी ये सब होता है। और रेखा के उत्तर का हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय है, जहाँ हमें साफ तौर पर 4 मौसम दिखते हैं: गर्मी, सर्दी, मानसून, पतझड़। और फसलें भी बिल्कुल अलग होंगी फिर। बिल्कुल, गेहूं, चावल, सेब, केसर। तो ये एक रेखा देश के खानपान, पहनावे और यहाँ तक कि लोगों के स्वभाव को भी 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट देती है। तो हमने भारत को दुनिया के नक्शे पर एक बॉक्स में रख दिया है, लेकिन कोई भी देश सिर्फ एक बॉक्स तो नहीं होता। उसकी असली पहचान तो उसके पड़ोसियों से, उसकी सीमाओं से बनती है। स्रोत इनके बारे में क्या बताता है? स्रोत हमें राजनीतिक सीमाओं की एक सूची देता है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत की ज्यादातर जमीनी सीमाएं इंसानों ने नहीं, बल्कि प्रकृति ने खुद बनाई हैं। मतलब उत्तर में हिमालय की विशाल दीवार है। यह सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, यह भारत के लिए एक मौसम बनाने वाली मशीन है। यह मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोककर उत्तर भारत को रहने लायक बनाती है और गर्मियों में मॉनसूनी हवाओं को रोककर पूरे देश में बारिश करवाती है। अगर हिमालय नहीं होता तो उत्तर भारत आज एक ठंडा रेगिस्तान होता। ये तो कमाल की बात है। यानी हम जिसे सिर्फ एक पहाड़ समझते हैं, वो असल में पूरे उपमहाद्वीप के जीवन का कंट्रोल सिस्टम है। और इतिहास में भी तो इसकी एक भूमिका रही होगी। बिल्कुल, हिमालय ने हमेशा एक प्रहरी का काम किया है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ दर्रे भी हैं, जैसे एक खैबर दर्रा, जो ऐतिहासिक रूप से एक रास्ता बने। तो एक तरफ इसने भारत को एक सुरक्षित भौगोलिक इकाई बनाया, तो दूसरी तरफ चुनिंदा जगहों से सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी संभव किया। और समुद्री सीमाओं का क्या? हाँ, समुद्री सीमाओं को देखें तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। ये कोई छोटी मोटी कोस्टलाइन नहीं है, ये 7,500 किलोमीटर से भी लंबी तटरेखा है। 3 तरफ से समुद्र से घिरा होना, इसने भारत को एक प्रायद्वीप की शक्ल दी है। इसका क्या महत्व रहा है? इसका महत्व सिर्फ भौगोलिक नहीं, बल्कि आर्थिक और ऐतिहासिक भी है।
इस लंबी तटरेखा ने भारत को दुनिया के सबसे पुराने समुद्री व्यापार मार्गों का केंद्र बना दिया। प्राचीन रोम से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक भारत के बंदरगाह मसालों, कपड़ों और विचारों के व्यापार के लिए मशहूर थे। और आज भी भारत का लगभग सारा विदेशी व्यापार इन्हीं समुद्री मार्गों से होता है। तो ये तटरेखा भारत की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। ठीक है, तो ये विशाल प्राकृतिक सीमाएं हैं, उत्तर में पहाड़ और 3 तरफ समुद्र। अब सवाल ये उठता है कि इन सीमाओं के अंदर जो इतनी विशाल और विविध भूमि है, उसे प्रशासनिक रूप से कैसे संभाला जाता है? स्रोत कहता है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये संख्या ही अपने आप में इसकी जटिलता को दर्शाती है। हाँ, और ये जटिलता ही भारत की सबसे बड़ी खूबी है। राज्यों का गठन महज प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं किया गया था। ज्यादातर राज्यों की सीमाएं भाषा के आधार पर तय की गई हैं, ताकि हर प्रमुख भाषाई और सांस्कृतिक समूह को अपनी पहचान बनाए रखने का मौका मिले। इसीलिए तो हर राज्य एक छोटे देश जैसा लगता है। उसकी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना भोजन, अपना इतिहास। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? जैसे किसी राज्य की पहचान उसकी भूगोल से कैसे जुड़ी है? बहुत अच्छे से। पंजाब को देखिए। पंजाब का मतलब है 5 नदियों की भूमि। सही बात है। यह एक समतल, उपजाऊ मैदान है जिसे हिमालय से निकलने वाली नदियां सींचती हैं। इसकी भूगोल ने ही इसे भारत का अन्न भंडार बना दिया। यहाँ की पूरी संस्कृति कृषि के इर्द गिर्द घूमती है। अब इसकी तुलना केरल से कीजिए। बिल्कुल अलग। हाँ, केरल एक लंबी संकरित तटीय पट्टी है, जिसके एक तरफ पश्चिमी घाट के पहाड़ हैं और दूसरी तरफ अरब सागर। यहाँ की भूगोल ने इसे हमेशा से एक समुद्री और व्यापार केंद्रित राज्य बनाया। यहाँ मसालों की खेती होती थी जो दुनिया भर के व्यापारियों को खींच लाती थीं। तो एक की पहचान जमीन से बनी, दूसरे की समुद्र से। यही भारत की खूबसूरती है। और केंद्र शासित प्रदेशों की क्या कहानी है? वे राज्यों से अलग क्यों हैं? केंद्र शासित प्रदेशों को बनाने के पीछे अलग अलग रणनीतिक या सांस्कृतिक या फिर प्रशासनिक कारण रहे हैं। जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये भारत की मुख्य भूमि से बहुत दूर है और हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक पहुंच के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए ये सीधे केंद्र के अधीन है। अच्छा। लद्दाख अपनी अनूठी संस्कृति और चीन के साथ सीमा के कारण एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और दिल्ली देश की राजधानी होने के नाते एक विशेष प्रशासनिक व्यवस्था की हकदार है। ये बात मुझे उस हिस्से पे लाती है जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है। स्रोत भारत की भूमि को 5 प्रमुख भौगोलिक भागों में बांटता है। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये 5 अलग-अलग देश हैं जिन्हें एक साथ जोड़ दिया गया है। ये तुलना बिल्कुल सही है। आप इन्हें 5 अलग-अलग देश नहीं, बल्कि एक विशाल मशीन के 5 अलग-अलग इंजन कह सकते हैं, जो मिलकर भारत को चलाते हैं। 5 इंजन? ये दिलचस्प है। हाँ, पहला इंजन है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र यानी हिमालय। ये वाटर टावर इंजन है। देश की ज्यादातर बड़ी नदियों को पानी यहीं से मिलता है। ठीक है। दूसरा इंजन है उत्तरी मैदान। ये देश का ग्रेनरी या अन्न भंडार इंजन है। हिमालय से लाई गई उपजाऊ मिट्टी ने इसे दुनिया के सबसे सघन आबादी वाले क्षेत्रों में से एक बना दिया है। तीसरा इंजन है प्रायद्वीपीय पठार। बिल्कुल, ये दक्कन का पठार है, जो भारत का खजाना या ट्रेजर चेस्ट इंजन है। यह पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानों से बना है और खनिजों से भरपूर है। लोहा, कोयला, मैंगनीज, सब कुछ यहीं मिलता है। चौथा इंजन हुआ तटीय मैदान। हाँ, यह भारत का गेटवे या प्रवेश द्वार इंजन है। यहीं पर देश के सारे बड़े बंदरगाह हैं, यहीं से व्यापार होता है। और 5वां इंजन द्वीप समूह, सही पकड़ा। ये भारत के सेंटिनल्स या प्रहरी इंजन है। ये समुद्र में भारत की आंख और कान की तरह काम करते हैं और सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये 5 इंजन एक दूसरे पर निर्भर है। अगर हिमालय का वाटर टावर इंजन काम करना बंद कर दे तो मैदानों का ग्रेनरी इंजन सूख जाएगा। और अगर गेटवे इंजन बंद हो जाए तो देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। बिल्कुल। यह सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। 5 इंजन, ये वाकई में एक पूरी तस्वीर बनाता है। आपने वाटर टावर इंजन का जिक्र किया, जिससे नदियां निकलती हैं। स्रोत में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों की सूची है। ये सिर्फ पानी के बहाव तो नहीं हो सकते, ये तो हमारी संस्कृति की आत्माएं हैं।
बिल्कुल, ये नदियां भारत की सभ्यता की धमनियां हैं। गंगा के किनारे ही भारत के सबसे बड़े शहर, सबसे पवित्र तीर्थ स्थल बसे हैं। ये सिर्फ एक नदी नहीं, एक पूरी संस्कृति है। दक्षिण भारत में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टा दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहे जाते हैं। और यहाँ एक और भूवैज्ञानिक चमत्कार है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। हाँ, भारत की ज्यादातर बड़ी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती उल्टी दिशा में, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे भ्रंश घाटियों में बहती हैं, जो जमीन में पड़ी गहरी दरारें हैं। ये भारत की अनोखी भूवैज्ञानिक संरचना का एक बेहतरीन उदाहरण है। और जैसे नदियों का जाल है, वैसे ही पहाड़ों का ढांचा भी है। हिमालय के अलावा अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का भी जिक्र है। अगर नदियां धमनियां हैं, तो पर्वत श्रृंखलाएं देश का कंकाल है, उसका ढांचा है। हिमालय सबसे नया और सबसे ऊंचा है, जो अभी भी बढ़ रहा है। वहीं अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अच्छा। हाँ, ये इतनी पुरानी है कि अब घिसकर छोटी छोटी पहाड़ियों में तब्दील हो गई हैं। और पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री भी कहते हैं, वो तो एक जैविक खजाना है। ये मॉनसून को सीधे तौर पर नियंत्रित करता है और यहाँ की जैव विविधता इतनी अनूठी है कि इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। इतनी सारी विस्तृत जानकारी के बाद जब हम नक्शे के बहुत करीब चले गए हैं, तो थोड़ा जूम आउट करते हैं। स्रोत के अंत में कुछ मुख्य तथ्य दिए गए हैं, जैसे भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यह तथ्य महत्वपूर्ण है। 7वां सबसे बड़ा होने का मतलब है कि आपके पास विशाल भूमि है, और जैसा हमने अभी चर्चा की, उस भूमि में अविश्वसनीय विविधता है। ये आकार ही उस 5 इंजन वाली बात को संभव बनाता है। एक ही देश में रेगिस्तान भी है, बर्फीले पहाड़ भी, घने जंगल भी और लंबे समुद्र तट भी। अगला तथ्य है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है और भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा का सबसे लंबी नदी होना सिर्फ एक भौगोलिक तथ्य नहीं है। यह इस बात को रेखांकित करता है कि क्यों भारत की 40% से ज्यादा आबादी इसी नदी के बेसिन में रहती है। यह इसके सांस्कृतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक महत्व का प्रमाण है। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण धमनी है। और आखिरी तथ्य, भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है, वो उस महान हिमालय के वाटर टावर इंजन की भव्यता का प्रतीक है। तो ये चारों तथ्य जो एक लाइन में कहे गए हैं, असल में हमारी पूरी चर्चा का सार है। विशाल आकार, एक महत्वपूर्ण राजधानी, एक जीवनदायिनी नदी और एक महान पर्वत। तो हमने अक्षांश देशांतर के नंबरों से शुरुआत की थी, और अब हमारे दिमाग में भारत की नदियों, पहाड़ों, राज्यों का एक जीवंत नक्शा है। ये सिर्फ एक भौगोलिक सूची नहीं रही, बल्कि कहानी बन गई है कि कैसे इस देश के अलग अलग हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इन सभी तथ्यों को जोड़ने पर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि भारत की भौगोलिक संरचना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। ये एक भूवैज्ञानिक नाटक जैसा है, एक टेक्टोनिक प्लेट का दूसरी से टकराना, जिससे हिमालय का जन्म हुआ, उन पहाड़ों से नदियों का निकलना, उन नदियों से मैदानों का बनना, और उन मैदानों पर 1 अरब से ज्यादा लोगों का जीवन बसना। बिल्कुल, ये सब एक ही कहानी के हिस्से हैं, कारण और प्रभाव की एक अटूट श्रृंखला। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पे आगे सोचा जा सकता है। कल्पना कीजिए कि अगर भारत का कोई एक भौगोलिक हिस्सा, जैसे कि उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला या दक्षिण में फैली लंबी तटीय रेखा, कभी मौजूद ही नहीं होता, तो आज भारत का इतिहास, इसकी संस्कृति और इसका समाज कितना अलग होता।